अनकाउंटेबल है। एप्पल्स के लिए नहीं लग रहा है तो आप एप्पल्स को देखकर लगा दोगे। प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाले सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन आते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया द एप्पल्स, तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, द क्वालिटी सब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद में आए उसको सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए, उससे पहले वाले को आपको देखना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, द क्वालिटी सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या देखने को मिलेगा आपको, वो जो है वो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगले वाला यूनिट नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करना है। पहला है दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट लगने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको नेक्स्ट टेंस की, जो दे रखा है उससे नेक्स्ट वाला टेंस। सिर्फ एक्सेप्शनल केस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का। फिर आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है। समझ में आ गया। पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो नेक्स्ट टेंस की। नेक्स्ट टेंस वो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आ गया। तो इस नेक्स्ट टेंस की लिखो, फिर आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है उसके साथ, और बाई प्लस सब्जेक्ट को लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज। तो दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज को अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए न्यू ब्रिज। क्या लिखेंगे, ए न्यू ब्रिज लिखेंगे। फिर आर बिल्डिंग है, तो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या बनता है आपके सामने, ऑब्जेक्ट लिखो प्लस इज एम आर जो है आपके सामने वो लिखो, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो इज लिखो, प्लूरल है तो आर लिखो, वरना जो आपके सामने आई है तो एम लिखो। लिख दिया। फिर आपके सामने बीइंग लिखो, बीइंग लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ये इसमें एक्सेप्शनल केस होता है आपके सामने कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर वाज या वर्ब आ जाता है जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तब। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए न्यू ब्रिज, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ए न्यू ब्रिज क्या सिंगुलर है तो इज आएगा। फिर क्या बीइंग लिखेंगे। फिर बिल्डिंग है, ये इसका क्या बनता है आपको सामने, बिल्डिंग वो वाली नहीं है, इसका अर्थ है निर्माण करना। तो इसकी बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड, BILD, बिल्ट आपके सामने थर्ड फॉर्म होती है। और बाई दे के जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बनता है, देम बनता है। इस प्रकार से इनको लिखना आपको। अगला है हु ब्रोक द गिलास। तो अगले वाला सेंटेंस क्या आपके सामने, हु ब्रोक द गिलास है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा, हु का क्या बनता है, बाई हुम से शुरू होता है। क्या बनता है, बाई हुम, है ना। फिर आपके सामने ब्रेक का क्या है, ब्रेक वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट सिंपल है तो अगले वाले सेंटेंस में, अगले वाले टेंस में चला जाएगा। तो वाज, बाई हुम को क्या वाज देखने को मिलेगा। अगला द ग्लास ब्रोकन। समझ में आ गया। इस तरीके से लिखा जाता है। अगले वाला चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। पहला है ही सेड आई हैव फिनिश माई वर्क। उसने कहा कि उसने अपना कार्य है उसको पूर्ण रूप से कर लिया है। इस रूप में इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको। अगले वाला है द टीचर सेड द बॉय वेयर डू यू लिव। तो टीचर ने, जो आपके सामने जो टीचर है उसने कहा कि तुम कहाँ लिखते हो। इन दोनों को आपको चेंज करना है। पहले सिंपल सेंटेंस है तो आपके सामने दैट हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्वेश्चन मार्क वाले में आपको सामने आस्क या वेदर लिखा जाता है, या फिर जो आपके सामने WH वर्ड है तो सिंपल का सिंपल उसको लिख दिया जाता है। सिंपल सेंटेंस है ही सेड, क्या आएगा, ही सेड, इसका क्या बदलेगा, ही सेड दैट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बताया था सेड में होता है सेज का से, और सेज आपको टेल्स और टोल्ड में चेंज होते हैं, बाकी सेड का सेड रहता है तो दैट आ जाएगा। फिर आई फर्स्ट जो आपके सामने सब्जेक्टिव केस होता है तो वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ही हमेशा ही का ही आता है। हैव जो है, हैव क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, इसके साथ क्या आती है थर्ड फॉर्म हैड फिनिश्ड। और माई वर्ब क्या होता है, माई आपके सामने आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो वो क्या किसके अनुसार बदलेगा, आपके सामने जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का क्या बनता है जो ऑब्जेक्टिव केस, माई का हिज बनेगा, वर्क का वर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से कन्वर्ट होने वाला है। ही सेड दैट ही हैड फिनिश इज वर्क में कन्वर्ट होने वाला है। देखो ग्रामर है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगी, जितनी समझ में आने की करवा सकता हूँ उतनी मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगला है द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बच्चों से कहा वेयर डू यू लिव, क्या कन्वर्ट होगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय, किसमें कन्वर्ट होगा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क वाला किसमें कन्वर्ट होता है, आस्क में कन्वर्ट होता है। द टीचर आस्क्ड द बॉय, और WH वर्ड है तो ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा, वेयर ही लिव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगा, तो इस प्रकार से ये आपको कन्वर्ट होता दिखाई देगा। अब आपके सामने ये जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। सिंपल, डिस्पाइट हिज इलनेस ही अटेंड द मीटिंग, मतलब बीमार होने के बावजूद उसने क्या किया, उसने जो मीटिंग है उसको अटेंड किया। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, डिस्पाइट की जगह अपन क्या करेंगे, ऑल्दो का यूज करेंगे। ऑल्दो ही वाज, डिस्पाइट हो गया, ऑल्दो हो गया, आपके सामने इनका एक ही सेंस होता है, के बावजूद, उसके ये घटना थी, वो कुछ गलत परिस्थितियों में था फिर भी उसने ये कार्य किया, तो ये क्या होगा, ऑल्दो ही वाज इल ही अटेंडेड द मीटिंग, इस प्रकार ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगला है आपको कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो आपके सामने क्या है कंपाउंड, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या ईमानदार है, येट के लिए क्या, उसके बावजूद भी वो ईमानदार है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बदल सकते हैं, डिस्पाइट के बावजूद कि वो बीमार है, ही इज ऑनेस्ट, डिस्पाइट बीइंग ए पुअर ही इज ऑनेस्ट। समझ में आ गया, ऑल्दो हो गया, डिस्पाइट हो गया, इनका सेम टू सेम अर्थ वो लगभग निकलता है। अगले वाला क्या है, चेंज द फ्लोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इनके आपको मीनिंग को चेंज किए बिना जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इनको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। एवरीवन एडमिट दैट ही इज ए गुड प्लेयर, तो हर सभी ने ये चीज़ को स्वीकार किया कि वो क्या एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसको बदले नेगेटिव में, नो वन डिनाइज दैट ही इज ए गुड प्लेयर, कोई इस चीज़ से दरकिनार नहीं कर सकता कि वो एक खराब खिलाड़ी है। तो नो वन हो गया, नन हो गया, है ना, नाइदर नोर हो गया, इन सब का प्रयोग किसके लिए, एक नेगेटिव सेंस में किया जाता है, नो हो गया। तो इसको कैसे बना सकता है भाई, तो क्या तो अपन ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा नहीं खेलता है। समझ आ गया, दोनों बातों का अर्थ यही है ना, बस यही कि दूसरे वाले में नहीं का प्रयोग हुआ तो वो नेगेटिव सेंस में बन जाता है, नेगेटिव सेंस में उसकी मीनिंग वो लगभग आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को कन्वर्ट करना है। अगला है डिक्लेरेटिव द सेंटेंस इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब आपको क्या करना है, आपको इसका अर्थ ये होता है कि आपको कोई भी जो चीज़ गुजर चुकी है, गुजरे हुए वक्त पे पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इट इज़ एनी यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, इसको क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इज आपके सामने स्टार्टिंग में यूज कर दिया, बस बाकी का ऐसा कैसा लिख दिया है। तो ये आपके सामने यूनिट नंबर 3 है। यूनिट 4 और 5 का रिवीजन आपको अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। फाइनल पैसेज की तरफ 4 पैसेज हम एक करना है, जो इंपॉर्टेंट पैसेज पर कराऊंगा। कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उन सबसे संबंधित मैं थाना सारा ऐसे और पैसे लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहला पैसे ऐसे कौन से किस पे लिखना, पैसेज किस पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को महत्व क्या है। वाई डू वी अनोक्सियस अबाउट फॉर द पोस्टमैन, तो सभी व्यक्ति ही व पोस्टमैन के लिए क्यों वेट करी हैं। द आंसर दैट ही गिव द न्यूज़ अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो क्या है कि जो पोस्टमैन है वो हमेशा अपने क्या करे, अपना जो दोस्त ही या रिलेटिव उनके बारे में क्या सूचना दे है। तो वी वांट टू नो हाउ दे आर, और हम सब लोग यही जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। सिमिलर न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग हैपनिंग इन आवर द पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, तो इसी प्रकार से न्यूज़पेपर वो हमें क्या देता है, जानकारी देता है, सूचना देता है कि आसपास के हमारे इस देश दुनिया में क्या हो रहा है। विद द एडवांस ऑफ द साइंस द वर्ल्ड हैज़ बीन बिकम वेरी स्मॉल, जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, ये दुनिया अब छोटी नहीं रही है, मतलब दुनिया बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब अब हर चीज़ के बारे में अपना जानकारी मिलती रहे। वन कंट्री इज लिंक्ड विद द अनदर इन वेरियस वेज, एक देश है वो दूसरा देश से अलग अलग प्रकार से जुड़े रहे। वी गो टू आवर हायर स्टडीज इन अदर कंट्रीज, हम सब लोग है ना दूसरे देशों में जाते हैं किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। वी गो फॉर द फॉरेन कंट्री फॉर ट्रीटमेंट, हम दूसरे देश जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वी ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हम अलग अलग देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, मतलब व्यापार भी करते हैं।
टुडे व्हाट हैपन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफेक्ट द अदर्स। जो किसी एक देश में होने वाली चीज़ दूसरे देश को भी हमेशा क्या करती है, इफेक्ट करती है। ए न्यूज़पेपर इज यूजफुल इन मैनी वेज। तो एक अखबार है वो सभी व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार से क्या कर सकता है, बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। इट कवर्स ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड व्हाट नॉट। तो जो न्यूज़पेपर है वो अपने अलग अलग चीज़ों में क्या बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है, जैसे कि किस आर्ट के बारे में, कला के बारे में, साइंस और लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में आपको जानकारी जानने के लिए। द न्यूज़ ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इज ऑल्सो देयर। और वहाँ पर हमें गेम की, स्पोर्ट्स की, न्यूज़ की, इन सब की चीज़ें भी क्या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एडवर्टाइजमेंट अपियरिंग इन द न्यूज़पेपर प्रमोट सेल्स। जो एडवर्टाइजमेंट है ना, न्यूज़पेपर के अंदर दिखाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेल, कोई भी जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। इसलिए सभी चीज़ें क्या है, बहुत सही हैं। अगला प्रश्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो भारत के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, है ना, नई शिक्षा नीति, तो वो पर ऐसे लिखना था, यो भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे है। अगला प्रश्न है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइज द प्राइमरी एजुकेशन एंड ऑफर स्पेशल इम्फेसाइज ऑन द अटेनमेंट फाउंडेशन लिटरेसी। तो जो नई शिक्षा नीति है ना, बाकी है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो छोटा बच्चा की शिक्षा है ना, ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी, साथ के साथ भारत का अंदर जो साक्षरता दर है उन बढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा क्या दे रहा है, जोर दिया गया है। इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बाई 2025। तो 2025 तक भारत का अंदर प्राथमिक व जो सेकेंडरी एजुकेशन है सभी प्रकार की स्कूलों के है कि बढ़ावा देने के लिए कार्य करे गए हैं। ए प्लेटफॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स विल बी रिकमेंडेड एट द स्कूल लेवल। तो जो स्कूलों में ना एक बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो पहले की शिक्षा नीति वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। अब भारत में नई शिक्षा नीति में की चेंजमेंट करने की जरूरत थी, ताकि बच्चा ही बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन ले सके। इट विल ट्रांसफॉर्म द स्कूल करिकुलम। अब यो क्या हो गया, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया गया है, जो पहले क्या कर तो 10+2 एजुकेशन होया करती भारत के अंदर, मतलब 10th तक अपा सब पढ़ता, सब बच्चा समान स्ट्रीम पढ़ता, लेकिन 11th और 12th में अपा जब एडवांस लेवल में जाता तो सब बच्चा कोई आर्ट ले लेते, कोई साइंस ले लेते, कोई कॉमर्स ले लेते या कोई और कोई स्ट्रीम ले लेते। लेकिन अब ना, अब इन क्या बांट दिया है, 5+3+3+4, मतलब पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन, आंगनबाड़ी एजुकेशन, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिड एजुकेशन और फिर सेकेंडरी एजुकेशन। तो 5+3+3+4 एजुकेशन टर्म में बांट दिया गया है। वेयर स्टूडेंट आर इन द गैप ऑफ 3 to 18 स्टूडेंट। मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तब वह आंगनबाड़ी के अंदर रहेगा, और कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक वहाँ पे पढ़ाई करेगा। विल बी ऑफर्ड एजुकेशन, और वहाँ पर क्या मिलेगी, आपको शिक्षा मिलेगी। इट विल रिफॉर्म आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनेशन एंड द असेसमेंट सिस्टम। और ये सब जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव करे गया है, जो अपना जो शिक्षा प्रणाली है या परीक्षा प्रणालियों में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला है। तो अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आई वजह में तो 3rd सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। इट विल अराइज द अवेयरनेस अमंग द मासेस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। और यह बहुत जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता फैलेगी, ताकि वह क्या कर सकें, एजुकेशन शिक्षा ले सकें और तकनीक को प्रयोग कर सकें, और जो ट्रेनिंग, जो रोजगार के लिए ट्रेनिंग ले सकें, हर सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द करिकुलम लोड इन ईच सब्जेक्ट विल बी रिड्यूस। पहले के थो, जो पहले की शिक्षा नीति थी उसके अंदर के थो पढ़ाई में ज़्यादा के किताबी ज्ञान ज़्यादा थो, और जो नीतिगत शिक्षा थी या काम से रोजगार से संबंधित शिक्षा बिल्कुल कम थी। तो अब क्या करेगा नई शिक्षा नीति में, किताबी ज्ञान तो करेगा कम, और क्रिएटिव और एनालिटिक लर्निंग, मतलब रचनात्मक जो शिक्षा प्रणालियों में बढ़ावा दिया गया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज एंड रिवेम्स ऑल सेक्टर ऑफ द एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, बस सारा का सारा सेक्टर ही, सारा का सारा क्षेत्र ही उन्हें क्या करेगी, रिवाइव करेगी। ए सिस्टम अलाइंड विद द एस्पिरेशन गोल ऑफ 20th सेंचुरी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो 21वीं शताब्दी से संबंधित बच्चा के अंदर जो तकनीक है, जो संस्कृति है, साहित्य है, बस सब चीज़ क्या करेगी, प्रमोट करेगी, उन्हें बढ़ावा देगी। इट एम टू इंटीग्रेट द एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको क्या उद्देश्य है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना,
टेक्स्ट बुक क्वालिटी, ई कंटेंट एंड ई लर्निंग, मतलब कि वो है टेक्नोलॉजी के साथ माध्यम के साथ पढ़ाई करना, ये जो यह शिक्षा है इको मुख्य उद्देश्य है। इट विल रूल आउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एवरी पार्ट ऑफ आवर स्कूल कंट्री, और इको मुख्य उद्देश्य है कि भारत का हर क्षेत्र के अंदर क्या है कि प्राइमरी स्कूल खोले जाए। अब अगलो है वो कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, भारत में बेरोजगारी। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। तो भारत के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, बेरोजगारी है। इट हैज़ बीन द कॉज ऑफ फॉर ऑल सेवरल गवर्नमेंट्स, और यह भारत की जो सारी सरकार है ना, उनका सामना सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सोर्स ऑफ एंगर इन द यूथ ऑफ योर कंट्री। तो भारत की जो यूथ है, युवा, सबसे बड़ा युवा देश है भारत अनबेर है, उनके बीच में आक्रोश है, क्योंकि उन लोगों के कौन मिल रहा है, रोजगार कौन मिल रहा है। यूथ इज द साल्ट ऑफ द नेशन। तो यूथ है ना, बस सभी लोग कहीं भारत को एक रीढ़ की हड्डी ही, द साल्ट लूज इट्स फ्लेवर विद वेन द थिंग्स ऑफ द नेशन विल बी साल्टेज। और जो रीढ़ की हड्डी है भाई, क्या है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है कि कमजोर होती जा रही है। इफ द यूथ ऑफ ए कंट्री रिमेन्स एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, अगर भारत को जो युवा लोग ही, युवा बच्चा ही अगर वह गुस्सा में रहेगा या फ्रस्ट्रेट रहेगा या डिप्रेशन में रहेगा, तो हाउ वी कैन प्रोग्रेस, तो भारत देश है वो आगे कैसे बढ़ेगा। द लास्ट गवर्नेंस एट द सेंटर, भारत में जो सेंटर के अंदर केंद्रीय सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंट्रोड्यूस सच प्रोग्राम। तो भारत का जो एनडीए, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उनको जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके द्वारा क्या करे गए, बहुत सा है कि स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वुड जनरेट इनफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या है कि नई रोजगार के उत्पन्न हो सकें। बट इट इनहेंस द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 58 to 60 ईयर्स, क्या करेगा, सबसे जरूरी चीज़ क्या करी गई, जो रिटायरमेंट की एज थी वह 58 साल से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। इट लेसन द अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट द सेक्टर। लेकिन इस चीज़ को नुकसान क्यों गो कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिला करतो ना, वो कम हो गो, क्योंकि अब 2 साल और लोग चाहेगा रिटायरमेंट होने के लिए, तो इससे कि कम लोग रिटायरमेंट लेंगे तो नए लोगों की नियुक्ति कहीं होंगी। On the other hand, the Congress government in Rajasthan reduced the age of retirement from 60 to 85। उसका दूसरा तरफ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या करे गए थे, 60 साल पर उम्र थी, 58 साल कर दी थी रिटायरमेंट की। बट इन कोर्स ऑफ इकोनॉमी ड्राइव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द स्टेट ऑफ राजस्थान कुड बी इंक्रीज। मतलब सिर्फ भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सरकारी प्रणाली या सरकारी नौकरियां पर निर्भर नहीं करना चाहिए, और जगह भी सरकार के उद्योगों बढ़ावा देना चाहिए। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉट बी सोल्व। तो इस तरीका से क्या कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या पर बढ़ती जा रही है और सोल्व को नहीं हो रही है। रेदर इट एक्सपेंडेड इट माउथ, धीरे धीरे क्या है कि अब बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द स्टेट। और धीरे धीरे क्या कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या या देश की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए युवा भारत के अंदर आता जा रहे हैं। इफ देर इज ए विश टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब पढ़ा लिखा लोगों के बीच में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज़ नेसेसरी दैट द यूथ शुड बी ट्रेनिंग थ्रू द वोकेशनल एजुकेशन। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जो भारत को युवा है वो खुद ने अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्रामों के थ्रू क्या करे, खुद ने शिक्षित करे, और स्किल और ट्रेड और प्रोफेशन के अंदर खुद ने स्किल्ड करे, मतलब अलग अलग प्रकार का ट्रेड के अंदर खुद ने क्या करे, स्किल्ड हुआ है, नॉलेज ले उन चीज़ों का बारे में। मोर प्रोफेशनल फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कोशिश करे आत्मनिर्भर होने की। कैन बी क्रिएटेड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप देयर ओन इंटर्नशिप। और यह चीज़ कद उसका है जब हुन बच्चा ने के प्रोवाइड कराया जा, पैसा प्रोवाइड कराया जाए, लोन प्रोवाइड कराया जा। तो यह है बेरोजगारी को ऊपर संपूर्ण बता दियो है। अब लास्ट में बढ़ागा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आधुनिक, द प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो वर्तमान समय है वो भारत के अंदर क्या को है, मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना व प्रौद्योगिकी को है। इट इज़ नॉट एग्जीग्रेटेड, और यह चीज़ बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करी जा रही है, बल्कि वास्तविकता में है। इट इज़ ए फैक्ट, जो कि एक वास्तविकता है। द
द कंफर्टेबल वर्ल्ड हैज श्रंक टू ए स्मॉल एरिया। जो बहुत बड़ो विश्व थो ना, अब वो क्या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की वजह से एक छोटो सो गो है। छोटो सो को अर्थ उनको नहीं, छोटो गो है मतलब यहाँ है कि आप हर चीज़ बारे में नॉलेज ले कहाँ, विच हैज़ बिकम ए वेरी लार्ज कंफर्टेबल एंड पॉसिबल ट्रेवल थ्रू। अब क्या वो हर जगह तक हर व्यक्ति की पहुँच होगी है। देर आर ए नंबर ऑफ मीडिया टू कम्युनिकेट विद वन ईच अदर। और अब क्या है कि हर क्षेत्र में क्योंकि मीडिया सूचना है वह हर व्यक्ति का क्या कि पहुँच जाओ है कहीं ना कुछ माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे इंटरनेट का कोई भी ना माध्यम। बट वन ऑफ द लेटेस्ट मीडिया इज आवर इंटरनेट फैसिलिटी। बट सारी जो मीडिया का माध्यम है उनमें से जो नयो तकनीक है वह कौन से इंटरनेट है। अंडर दिस फैसिलिटी डीलिंग मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैज ए लोकल कॉल्स। और इस चीज़ का थ्रू क्या है कि आप हर देश विदेश की कठे भी जानकारी है वह 1 सेकंड में प्राप्त कर सका। मोस्ट ऑफ आवर पीपुल प्रेजेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे कोई भी व्यक्ति कठे भी रहो। कंप्यूटर ऑल्सो यूजफुल इन द डायमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर हैं वह बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हुए हैं सूचना का माध्यम से। इवन वेहन एनी प्रोग्राम इज टेकिंग प्लेस इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी प्रोग्राम है चाहे कट्ठे भी हो रहे हो वो बारे में आप जानकारी लेस कहाँ। इट कैन बी साइमल्टेनियसली बी इंजॉय बाय द पर्सन इन द ड्राइंग रूम। और वो व्यक्ति बैठे बैठे हो चाहे कोई लंदन में कोई चीज़ हो रही हो बापा अपना देश में घर या एक डाइनिंग रूम में बैठ के भी बात चीज़ देख कहाँ। एवरी डे न्यू इनोवेशन आर टेकिंग प्लेस विद न्यू इम्प्रूव्स। धीरे हर रोज भारत के अंदर एक नया प्रकार का इनोवेशन, नई प्रकार की तकनीक आ रही, नई चीज़ें उभर के आ रही। ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग ऑफ कम्युनिकेशन देयर वर बी डिफरेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। क्या कि धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन है यो आगे बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है, बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सी सकारात्मक मौका मिल रहे हैं लोगों ने आगे बढ़ने का। वर्क एंड बिजनेस ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड हैव टच द न्यू हाइट्स। काम और जो बिजनेस है उद्योग ही वह हर रोज एक नई हाइट छू रहे हैं। इट वॉज फैसिलिटेड द ग्लोबलाइजेशन। और धीरे धीरे क्या कि सारी चीज़ ग्लोबलाइज होती जा रही है, मतलब पूरी दुनिया में वैश्वीकरण या पूरी दुनिया तक फैलती जा रही है। द यूज ऑफ टेलीफोन विद विजुअल इज नॉट फार ऑफ। अब जो टेलीफोन है ना वो भी क्या होगी ऑनलाइन, मतलब एक विजुअल को रूप, वास्तविकता का रूप ले लिया जिन वीडियो कॉल बोला था। वन कैन श्योरली से द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ए रिवोल्यूशनाइज्ड। तो इस चीज़ से अपाया कैसा जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना वह क्या रिवोल्यूशनाइज्ड है, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है पूरी दुनिया के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, वह हर व्यक्ति, हर ह्यूमन है, हर आदमी है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करियो है। अनडाउटली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड बी कमिंग जनरेशंस। आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो बहुत बड़ा योगदान देगी सभी लोगों की ज़िंदगी में। धन्यवाद। यो तो पूरा मॉडल पेपर सारों के सारों मॉडल पेपर में थाने बता दिया। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है या फिर इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उससे संबंधित आज मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट वीडियो मतलब इसी वीडियो के अंदर आपके जितने भी यूनिट हैं, चाहे उसमें ग्रामर आती हो, चाहे उसमें पैसेज आता हो, चाहे लेटर, ईमेल, कुछ भी आता हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वो भी करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो ऐसे राइटिंग आती है वो भी करवाने वाला हूँ। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप मान लीजिए रामबाण वीडियो है। अगर आप काफ़ी बच्चे कहते हैं सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने तो कभी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से पास होता था। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भी अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आप बहुत आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होगी, ये भी बता देता हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको पता है दोनों चीज़ें फ्री है। आप में से 90% बच्चे चैनल को वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी दबा देना सब्सक्राइब बटन के पास में। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ईमेल लिखना आता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, और जो कल आपका पेपर उसके अंदर भी ईमेल आने वाला है। तो ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जब ईमेल लिखते हैं, वैसे तो ईमेल और जीमेल एक ही चीज़ होती हैं, दोनों की दोनों चीज़ें,
ठीक है, फर्क कितना अलग अलग कंपनी के होते हैं। जीमेल होती है वो गूगल मेल के द्वारा हो जाती है, ठीक है। तो सभी जो मेल होती हैं उनका लिखने का एक ही तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के द्वारा जो जीमेल लिखी जा रही है। जैसे आप है, आपका नाम संजीव है, आपकी जो जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है वो क्या नाम है, संजीव124@gmail या email.com। तो ये क्या हो गई, आपकी जो खुद की जो ईमेल आईडी जहां पर लगती है वो वहां पर क्या लिखा आएगा साइड में उसके, फ्रॉम। आज आप अच्छे से जीमेल को चेक करना, आपको देखने को मिलेगा वहां पे फ्रॉम, जो इसके द्वारा लिखी जा रही है उसका जो ईमेल एड्रेस आता है उस वहां पे क्या लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। फिर आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो, वहां पर क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप भेजना चाहते हो मोहन को, तो उसकी जीमेल आईडी है मोहन सिंह और 43@email.com। तो आप उसको भेजना चाहते हो तो टू पर किसका लिखोगे, जिसको ईमेल है वो भेजना चाहते हो उसकी ईमेल लिखी जाती है। फिर अगले वाला पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके नीचे क्या आता है, फ्रॉम टू के नीचे क्या आता है, आप अच्छे से चेक करना, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, मान लो कि एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लिख दोगे रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सर्टिफिकेट। तो जो इस चीज के लिए चाहिए, जैसे आप लेटर में भी तो लिखते थे सब्जेक्ट, वैसे ही लिखना होता है ईमेल के अंदर भी सब्जेक्ट विषय, ताकि जो ईमेल को पढ़ने वाला उसको सीधा सीधा पता चल जाए कि ये ईमेल इस चीज के बारे में है। फिर आपको क्या देना होता है, संबोधन देना होता है, सेम रिस्पेक्टेड सर मैडम, आप जो भी देना चाहो, आप जिस भी अधिकारी को लिखना चाहते हो, रिस्पेक्टेड एडिटर आप, या फिर एडिटर, जो भी लिखना चाहो, जो भी आपके जो एग्जाम के अंदर दे के रखेंगे कि आपको एडिटर को लिखना है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज स्टाफ को, जिसको भी लिखना है, तो आपको वहां पर रिस्पेक्टेड के साथ सर मैडम जो भी लिखना चाहो वो आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे का आपको जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नीचे के अंदर आपकी जो समस्या है वो पूरी की पूरी बतानी होती है कि आप इस ईमेल के अंदर क्या क्या चीज पाना चाहते हो। जैसे कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हो, सबसे पहले आप आपका पूरा नाम लिख दिया, स्टूडेंट ऑफ उस जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो उसके लिख दिया, करंटली स्टडिंग इन सेमेस्टर, तो आप कौन सी सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो ये बता दिया आपने साथ के साथ। तो समझ रहे हो, आपको सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें खुद के बारे में बताना होता है कि भाई ये चीजें हैं, ठीक। फिर क्या बताना, फिर दूसरी और तीसरी लाइनें होती हैं, इसके अंदर आपको क्या बताना था, अपनी समस्या, कि भाई मैंने ये जो ईमेल लिखी है वो क्यों लिखी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, और या फिर मुझे क्या चीज़ चाहिए आपसे, तो उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में लिखेगा। क्या लिखेगा, आई एम राइटिंग दिस मेल टू स्टेट द पर्पज ऑफ रिक्वेस्टिंग द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें और अगर आपको एडिटर वगैरह से कोई चीज़ चाहिए तो आपको एडिटर को संबोधित करके यहाँ पर लिख देना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको बीच में लिखा जाता है। फिर लास्ट के जो 2 पंक्तियाँ होती हैं, लास्ट की जो 2 से 3 पंक्तियाँ होती हैं, इनमें आपको सॉल्यूशन या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है उस सामने वाले इंसान से कि आप इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें करके दो। जैसे कि आई होप ग्रेटफुल इफ यू काइंडली मेंशन डिटेल, प्लीज लेट मी नो इफ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट में आपने कहा कि सर हमें आखिर में जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, अगर इसके अलावा और कोई सूचना चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये होता है जो ईमेल लिखने का कोई भी प्रारूप होता है, उसमें सबसे पहले 2 लाइनों में आपको खुद के बारे में बताना होता है, जो आपका पद हो गया, आपका नाम हो गया, आप कहाँ पर कार्य करते हो, ठीक है। डेट वगैरह भी डेट नहीं डालनी होती है, आपको इस चीज़ के बारे में बताना होता है। फिर अगली जो 2 लाइनें होती हैं, इसमें आपको समस्या, 2 से 3 लाइन, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए वो मेंशन करके रखेंगे क्वेश्चन में, वो देनी होती है। और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर सॉल्यूशन देना होता है। और आप एंडिंग करोगे तब क्या लिखोगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ये आपको लास्ट की लाइनें लिखनी होती है। फिर आपको नीचे वही योर सिंसियरली, आपका नाम, रोल नंबर और जो कोर्स वगैरह जो भी चीज़ हो, आपका खुद का नाम और जो आईडी वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप लिख देना। तो ये पूरा ईमेल लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है। अब जैसे पिछली साल के पेपर में जो प्रश्न आया था मैं वो सोल्व करके बता देता हूँ, आपको और अच्छे से चीज़ों का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यही है, यू आर द मयूर, राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ योर बैंक इन्फॉर्मेशन हिम अबाउट द इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड। तो आप मयूर नाम के कोई विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो जिसको ईमेल लिखनी, किसको, बैंक मैनेजर को, किसके बारे में, कि जो साइबर फ्रॉड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा ही आपके भी आएगा,
जो ईमेल है, तो अब आपको किस तरीके से लिखना है उसको, तो सबसे पहले आपको टू लगाकर लिखना है। जैसे आपने मैनेजर लिख दिया, बैंक का नाम लिख दिया, या फिर कोई अगर न्यूज़पेपर का आ गया तो न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिख दो SBI.com। ठीक है, अगर बैंक का नाम आ गया तो आप लिख दो thehindu.com। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। SBI होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा तो आपको कोई भी मैनेजर एडिटर लिखकर लगाकर उस बैंक वगैरह का इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर आपको .com लगा देना है। फिर आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या दे रखा था, इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड, तो ऐसे आपको भी दे के रखेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है कंसर्न्स रिगार्डिंग, फिर यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दे के रखेंगे, आपको इतना तो पता ही चल जाएगा किस बारे में है, तो आपको वो लाइनों को लिख लेना अच्छे से। फिर अगले वाला पॉइंट है, आपको मैंने बताया था आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप लड़के हो तो सर लिख देना, और अगर लड़की हो तो मैडम लिख देना, या फिर दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जेंडर के हिसाब से लिखते हो, ज़्यादा सही रहता है। फिर अगले वाला पॉइंट है आई होप यू आर डूइंग वेल, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना होता है कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हो। फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है। आई एम ए मयूर ए सेविंग अकाउंट होल्डर एट योर ब्रांच, तो मैंने बता दिया कि पहले वो खुद के बारे में बताएगा। तो इस यहाँ पर क्या बताया, उसने बताया कि मेरा नाम मयूर है और मैं इस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर हूँ। ठीक, अब बता आई एम राइटिंग टू ब्रिंग यू अटेंशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड बीइंग रिपोर्टेड, तो ये इसने पहले अपने बारे में बता दिया कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है, और मैं ये इसलिए लिखना चाहता हूँ क्या, ताकि जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ रहे हैं, फिर उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो जो वो न्यूज़ है वो लगातार पब्लिक के अंदर निकल के आ रही है, तो वो इस बारे में लिख रहा है। तो उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, अपने बारे में बता दिया है। अब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसने उसके बारे में बताया, अब उसके ऊपर वो डिटेल करेगा कि भाई उसकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे पता चला। Many people, especially the elder and the less tech-savvy individuals, are falling victim to siphoning calls, fake message। तो उसने बताया है कि बहुत सारे लोग, अब आप उस समस्या के बारे में थोड़ा डिटेल दोगे कि ये हुई किस तरीके से। ठीक है, तो इसने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो खास करके जो बूढ़े हैं, जो कम पढ़े हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज है, वो क्या है उनके, वो इन सब जो साइबर फ्रॉड है उसका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। किसके द्वारा हो जाते हैं, फेक मैसेज आते हैं जो लोगों के पास कि आपने 1,000 रुपये का लॉटरी जीत ली है, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, आप अगर इस पे कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको 1,000 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। ऐसे जो मैसेज आते हैं, इनसे क्या होता है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। एंड ऑनलाइन स्कैम दैट अपीयर टू बी ट्रस्टेड बैंकिंग सोर्स, और बैंकिंग के नाम पर, बैंक के जो ऑनलाइन जिस पे लोग विश्वास करते हैं उनके नाम पर लोग क्या कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। जैसे ATM का पिन पूछ लेते हैं लोगों से, या फिर आपका अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इस प्रकार की चीजें। हैज ए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, आई बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू टेक द प्रोएक्टिव मेजर्स, तो मैं एक जिम्मेदार एक ग्राहक होते हुए अपने बैंक का, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूं कि जो आप बैंक है वो क्या लेगा, आगे बढ़कर थोड़े स्टेप्स लेगा ताकि साइबर फ्रॉड को थोड़ा नियंत्रण में किया जा सके। जैसे कि सच एज द स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू द SMS। अब उसने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब क्या बता रहा हो, सॉल्यूशन बता रहा है। लास्ट के 2 मैंने क्या बताया, लास्ट के 2 में वो कोई भी व्यक्ति है वो सॉल्यूशंस बताएगा उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सच एज स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू SMS, तो आपको क्या करनी है, लोगों के पास मैसेज भेजने। जैसे आप देखते हो आपके पास भी बैंक का मैसेज आता है कि बैंक वो किसी भी व्यक्ति से पिन हो गया, OTP हो गया, या फिर कोई भी सूचना नहीं पूछता है, और ना ही कोई बैंक का जो कर्मचारी वो आपके पास फोन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये भी व्यक्ति ये कहना चाहता है कि ईमेल हो गई, वर्कशॉप हो गई, और जो पढ़े लिखे जो ग्राहक हैं आपके, उनको आप समझाकर क्या कर सकते हो, इस अवेयरनेस फैला सकते हो साइबर फ्रॉड के खिलाफ, ताकि साइबर फ्रॉड का धीरे धीरे कम हो सके। अब लास्ट में उसने सबसे पहले अपने बारे में बताया, प्रॉब्लम बताई, थोड़ी डिटेलिंग करी, और उसके बाद में उसने सॉल्यूशन बता दिया। अब वो रिक्वेस्ट करेगा लास्ट में, आई रिक्वेस्ट यू टू द काइंडली कंसिडर इनहेंसिंग द कस्टमर एजुकेशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द डिजिटल सेफ्टी ऑफ योर अकाउंट होल्डर्स। तो वो क्या कहना चाहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अपने कस्टमर जो ग्राहक हैं उनको थोड़ा क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें थोड़ा समझाइए, उनको आप थोड़ा जानकारी के बारे में सूचना दीजिए, किसके बारे में, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में।
ठीक है। और लास्ट में उसने दिया थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। तो आपको ये वाली लाइन तो डायरेक्ट की डायरेक्ट रट लेनी है अच्छे से। लास्ट में क्या पॉइंट आएगा, योर सिंसियरली मयूर, अकाउंट नंबर जो आप देना चाहो और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो जो आपका ईमेल होती है या कोई भी होता है उसको नंबर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं। देखो अगर आप मान लीजिए कोई ईमेल है वो 5 नंबर की है तो वो किस हिसाब से डिवाइड करते हैं उसके नंबर। आपका जो सब्जेक्ट तक मैटर होता है यहाँ तक का जो पूरा मैटर लिखना होता है आपका, उसका आपको मिलता है 1 नंबर। तो ये तो आपको सेम टू सेम रट लेना है एकदम से, ठीक है। 2 आएगा, सब्जेक्ट आएगा रिक्वेस्टेड सर और मैम आएगा। फिर जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो 1.5 नंबर का आपका लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। जितना भी पोर्शन होगा वो 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अच्छे से अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। इसमें आपको कोई चीज़ें इतने ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बता दिया है। आपको जिस चीज़ के बारे में देंगे आप ऊपर सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है, फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है और नीचे आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी होती है। और फिर लास्ट में आपको ये भी सेम टू सेम एकदम रट लेना होता है। इसके आपको लगभग 1.5 नंबर मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है, कोई भी जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको इस हिसाब से वो नंबर देता है। तो आपको ऊपर का हेडर और फुट जो लाइन होते हैं उनको अच्छे से रट लेना होता है और बीच का अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो आप, और वो भी आपको पेपर में देकर रखते हो। अब अगले वाला ईमेल तो मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है।